नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ पिनाज त्यागी और सभी की निगाहें टिकी हुई हैं 23 अप्रैल को फर्स्ट फेज की जो पोलिंग होनी है उसी पर। और सवाल यही है कि भाई जीत के दावों में कितना दम है। बीजेपी से योगी कह रहे हैं कि इस फर्स्ट फेज की जो पोलिंग है उसमें बीजेपी 80% से पास होने वाली है, यानी कि 122 सीटें आएंगी 152 में से, अगर उस 80% को हम सीटों में कन्वर्ट करें तो। वहीं शुभेंदु अधिकारी ये कह रहे हैं नहीं 80 नहीं 90% आएंगी। अमित शाह कह रहे हैं 1 बजे तक सरकार बन जाएगी 4 मई को। तो ये बीजेपी का कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस है? और वाकई में क्या कोई एक ऐसा अंडर करंट, कोई ऐसी सुनामी वहाँ पे सत्ता से उखाड़ फेंकने की ममता को ग्राउंड पर चल रही है, जो तमाम विश्लेषक जो हैं वो कहीं ना कहीं एसेस नहीं कर पा रहे हैं? ऐसा भी क्या कोई फैक्टर आ रहा है? क्योंकि पश्चिम बंगाल में फिलहाल जिस तरह से बीजेपी के पास ममता दीदी के कद का कोई लीडर, कोई विकल्प बंगाली अस्मिता का मौजूद नहीं है। शुभेंदु अधिकारी भी टीएमसी से आए हैं, भले वो उन्हें प्रोजेक्ट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो कहा जाता है कि बंगाल में अभी मौजूदा स्थिति में दीदी को दीदी ही हरा सकती हैं, यानी कि ममता से नाराजगी होगी तभी ममता हारेंगी, नहीं तो ममता का हारना बहुत मुश्किल होगा। आप चाहे कितनी भी हवा बना लीजिए। ये हमने 2021 के चुनावों में देखा भी था। नतीजे आए थे, बीजेपी को 77 तो मिला था, चमत्कार तो हुआ था, लेकिन फिर भी ममता हारी नहीं थी, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी, नाराजगी फैक्टर्स तमाम जगह रहे थे। फिर दूसरी बात निकल कर आ रही है कि भाई चुनाव आयोग ने इतनी सख्ती की है, तमाम नियम कानून कड़े बना दिए हैं और केंद्रीय सुरक्षा बलों की टुकड़ियां जो हैं इतनी बड़ी तादाद में वहां पर लगाई गई हैं, तो फ्री एंड फेयर, जिसमें छापा, जैमिंग, सोर्स, तमाम जो पश्चिम बंगाल के चुनाव की कुरीतियां जो प्रचलित रहा करती थी कि भाई इनकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटी आती है, तो वो भी क्या यहाँ पर कंट्रोल होगी? तो ये बहुत सारे फैक्टर्स क्या बीजेपी की जीत में एक बड़ा रोल प्ले करेंगे? बीजेपी क्या वाकई में जीत सकती है या फिर हवा है जो हवाई हो जाएगी? इन तमाम पहलुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मेटराइज के डायरेक्टर और सिफोलॉजिस्ट चुनाव विश्लेषक मनोज सिंह जी मौजूद हैं। मनोज जी, सबके जहन में यही सवाल है कि भाई चुनाव प्रचार में तो दावे बड़े बड़े होते हैं, है ना, ये कर देंगे वो कर देंगे, सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे, लेकिन बंगाल में कहते हैं दीदी को अगर हराना है तो दीदी ही हराएगी, अपने आप नहीं हारने वाली दीदी। तो क्या वो मोमेंटम, क्या वो वेव, क्या वो एंटी इनकम्बेंसी नाराजगी बन गई है जहां दीदी की कमियां दीदी को हराने जा रही है? पिनाज, आप एकदम सही प्रश्न किया है और इसका आंसर भी आप ही ने दे भी दिया है कि ये सब सारी चीज़ें बन रही हैं। पिछली जो गलतियां थी उसमें जो बीजेपी ने सुधार किया, और आप देखेंगे कि उनके पूरे कैंपेनिंग में किसी तरह का इस बार न्यूसेंस या कहिए कि बदमिजाजी वाली बात नहीं थी। नेताओं का जहाँ तक वोट परसेंटेज का है कि भाई कोई 80% कर रहा, कोई 90% कर रहा, कोई 100% कर रहा, ये उनके अंदर जो विश्वास पैदा हुआ और जनता जो वोटर निकल कर रिस्पॉन्स दे रहे हैं उसके कारण ही बना। जब हम लोग भी जा रहे हैं, हम लोग को भी इस तरह की चीज़ें देखने को मिल रहा है कि भाई किस तरीके से वोटर इस पर रिस्पॉन्स कर रहा है, चाहे दोनों पार्टियों में से, टीएमसी से हो चाहे बीजेपी से हो। दूसरी बात है कि इलेक्शन कमीशन, जो पिछली बार सबसे बड़ी कमजोरी थी कि वहाँ पे शांतिपूर्वक इलेक्शन कमीशन चुनाव नहीं करा पाया था, इस बार उस चुनौती को स्वीकार करते हुए वो इलेक्शन करा रहे हैं। और हम लोग का मानना है कि ये शांतिपूर्वक होगा, एकदम शांतिपूर्वक होगा, इस पर हम लोगों को भी शंका है। एकदम शांतिपूर्वक होगा तो हो सकता है कि जो 100% परसेंटेज बोला गया है उसको सच माने हम, वो रिजल्ट आ सकता है। थोड़ा बहुत हुआ है तो हम 90% मान सकते हैं। और सरकार के अगेंस्ट जो एंटी इनकम्बेंसी दिख रहा है और जो लोग गए हैं और जो नए वोटर हैं, जो SIR का कमाल हुआ, तो 80% रिजल्ट आएगा। तो यानी बीजेपी डिस्टिंक्शन से तो पास हो रही है, 100% पास हो रही है। और हम लोगों ने कई आपके कार्यक्रम में ये हम लोगों ने पहले से बोल रहे हैं कि 92 का फिगर जो दिख रहा है बीजेपी को, उस पर अपनी मेहनत को पूरी तरह से लगा के रखा है। ठीक है। हम लोगों ने ओपिनियन पोल पे भी इस बात को लेकर आए थे कि बीजेपी को कहाँ कहाँ से कैसे सीटों का बेनिफिट हो सकता है। जैसे मैंने जंगल महल वाला जो कहा एरिया पे, जहाँ 40 सीटें हैं, 16 पे बीजेपी थी, लेकिन वो 16 सीटों के बाद इस बार जो स्थितियाँ बनेगी तो बीजेपी कोशिश करेगी कि 16 को हम 26 करेंगे, 16 को 26 करें, तो यानी कि 10 सीटें जंगल महल से वो बढ़ाना चाहेंगे। 59 ऑलरेडी है, 10 अगर जंगल महल से बढ़ जाती है तो ये हो गया 69 हो गया। पर सर अभी भी 100 से दूर है हम। नहीं, इसी तरीके से हर जगहों पे आएगा। जैसे आप जैसे मुर्शिदाबाद, आप 2 सीटें जीती थी, 4 सीटें बाद में 80% 70% मुसलमान लेके सर हर सीट पे नहीं है, हर सीट पे नहीं है पिनाजी ना, लेकिन 4 सीटें ऐसी थी जो बीजेपी के लिए मार्जिनल थी। और इस बार अधीर रंजन जी का कमाल वहां पे रहेगा। बीजेपी के जो मुस्लिम वोटों का डिवाइड होगा वहां पे, उससे बीजेपी को फायदा होगा।
तो मेरा मानना है कि वहां से भी 4 सीटें ये निकालने की स्थिति में है। मालदा में आ जाइए, जो पिछली बार 4 4 और सीटें, जोड़ दो 69 + 4 ये हो गया 73। अब आ जाइए मालदा में जहाँ पे 4 सीटें जीते थे, हाँ। लेकिन 3 सीटें वहां भी ये पिछले मार्जिनल पर रुक गए थे। हाँ। तो यानी जो मेरे यहाँ पे शो पे लिखा है लेफ्ट और कांग्रेस दीदी का काटेंगे वोट, हाँ, तो मालदा और मुर्शिदाबाद में यही होने जा रहा ये होने जा रहा है। है। ठीक है। दूसरी बात है कि जो वोट परसेंटेज है, जो मुझे उम्मीद है, मैं दर्शकों को बता दूं 76 तक तो पहुंचा दिया है सर ने अभी। हाँ, तो 94 मिनिमम चाहिए, तो और 100 आ जाए तो भाई वारे न्यारे हो जाएंगे। दूसरी तरफ बता रहे हैं कि पिछली बार क्या हुआ था कि आप लगभग 100 सीटें ऐसी थी जहां पे वोट पोल कम हुआ था, ठीक है, लेकिन ये वोट पोल 80% तक चला गया था 152 को। उसका कारण था कि मालदा, मुर्शिदाबाद, जंगलमहल में अच्छा पोल हुआ था। तो ये 3-4 जिलों को यदि हम हटा देते थे तो ये आ जा रहा पोल हमारा 73-74%। इस बार हम लोगों ने जो अनुमान लगाया है, जैसे सारे एजेंसियों जो भी करते होंगे, कि 83% तक पोल जाएगा। ये कल देखेंगे कि हम लोग को क्या होगा, इतना वोटर टर्नआउट होगा। इतना तो ये जो टर्नआउट गाड़ियों में भर के लोग जा रहे हैं, जिनको फोन पहुंच रहे हैं कि आ जाओ वोट कट जाएगा, नागरिकता छिन जाएगी, ये उस एरिया के नहीं है। आपको ये भी बता दे रहे, 152 में कम लोग हैं। अच्छा, ये सेकेंड वाले में 142 वाले में ज्यादा लोग हैं। ज्यादा लोग हैं। हाँ, तो लेकिन यहाँ पे भी यहाँ पे वो लोग हैं जो पिछली बार दीदी के साथ थे, और वो कौन लोग थे? जो पढ़े लिखे और वो समाज से थे, जिनको कहा जाता है कि बंगाल के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान था। वो यूथ है जो फर्स्ट वोटर हैं, या पिछली बार थे लेकिन वो आए नहीं थे, वो वापस आते हुए दिख रहे हैं। और वो आने के बाद एक ही बात करते हैं कि भाई, जब आप नोएडा में इतना विकास हो सकता है, गुड़गांव में इतना विकास हो सकता है, आज की डेट में, पहले क्या होता था, हम लोग बंगलुरु के लिए आईटी के लिए डिस्कशन करते थे, आज वही बच्चे करते हैं कि भाई उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसे जिले हैं जहाँ पे इतनी डेवलपमेंट हुई है, तो क्या हमारा बंगाल नहीं हो सकता है? बंगाल तो सबसे पहले इंडस्ट्री बैठने वाला जगह है भाई। वहाँ पे हिंदुस्तान मोटर इतना पुराना वापस चला गया, टाटा को वापस आना पड़ा, बिरला का सारा हो गया। अब दूसरी बात, पिनाक जी, भारत में एक ऐसा वो शहर था जहाँ पे हार्ट के लिए लोग जाते थे इलाज कराने, आज वो सारी चीजें समाप्त हो गई, वो गौरव समाप्त हो चुका है कलकत्ता का। तो जो नए लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिनके ऊपर कहा जा रहा है कि बंगाल को आप आइए और संवारिए, वो आकर कहीं न कहीं ममता दीदी की मुश्किलों को बढ़ाएंगे। चलिए, तो यानी जो गाड़ी भर के लोग जा रहे हैं बंगाल, तो दीदी बहुत खुश ना हो, हाँ। वो उल्टा नाराजगी वाला वोट भी हो सकता है, ये मनोज जी कह रहे हैं। वो देखिए, आपने बिहार में पिनाक जी, हाँ, जितने वोटर आ रहे थे, तो आरजेडी का दावा था कि तो सब हमारे वोटर हैं। हाँ। उनके ही वोटर आकर उन्हीं के अगेंस्ट में पोल कर दिया। हाँ। तो मुझे लगता है कि बंगाल भी मुझे लगता है कि बंगाली अस्मिता और तमाम चीजें जो हैं अपनी जगह होती हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमें प्रोग्रेस चाहिए। 100%। और जब हम दूसरे स्टेट से कंपेयर करते हैं तो हमें बुरा लगता है। हाँ। क्योंकि किसी को भी अपना स्टेट छोड़ के पलायन करना अच्छा नहीं लगता। किसी को नहीं अच्छा लगता। देखिए, लेबर क्लास कर जाता है, वो बर्दाश्त भी कर लेता है, लेकिन जो पढ़े लिखे समाज का होता है ना, वो जाता भी है ना, तो अपने स्टेट को छोड़ के नहीं जाता है, वो अपना बना कर। आज के डेट में बंगाल में बहुत सारे ऐसे फैमिली हैं, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, या जिस तरीके से कहा जा रहा है कि डेमोग्राफी बदला, अपने घरों को बेचकर वो चले गए। उन्होंने अपनी पहचान को समाप्त किया है, और वो के अंदर अब सोच लीजिए कि कितना बड़ा आक्रोश होगा इस सरकार के लिए। तो भाई, सरकार तो वहाँ बीजेपी चला ही नहीं है कभी भी, तो लोगों को ये लगता है कि भाई हमने टीएमसी देख लिया, कांग्रेस देख लिया, कम्युनिस्ट देख लिया, तो क्यों एक बार बीजेपी को देखने में क्या जा रहा, 5 साल इसको भी देख लेते हैं। और इस बार बदली बीजेपी है। हाँ, तो ये बदली बीजेपी, और बदली बीजेपी बदलाव ला सकती है। 100%। देखिए, बीजेपी माछ भात भी खा रही है, मछली भी लेके घूम रही है, दीदी को कुछ कह भी नहीं रही है, साथ ही साथ ये बदली हुई बीजेपी जो है हिंदुत्व कार्ड नहीं खेल रही है, वो बंगाली अस्मिता का पूरा सम्मान कर रही है। पिछली बार क्या था कि जैसे बीजेपी का किनारा था कि मेरा बुथ सबसे मजबूत है। हम लोग जब वहाँ घूम रहे थे तो एक हम लोगों ने कहा था कि मेरा बूथ सबसे कमजोर, माने बीजेपी का बूथ सबसे कमजोर बूथ था। आज के समय पे आप इस बात को नहीं कह सकती हैं। बीजेपी ने जितने भी बूथ हैं उस पे अपने कार्यकर्ताओं को बैठाया है, और ये सुनिश्चित किया है कि आप 5 बजे तक बूथ छोड़कर नहीं जा सकते जब तक पोल होगा। तो ये एक बड़ा बदलाव है उनके कार्यकर्ताओं, और उनके पास कार्यकर्ता हैं तब ये जाकर संख्या पूरा किए। पिछली बार तो 1000 बूथों पे तो कार्यकर्ता ही नहीं पहुंचे थे, लेकिन वो गलतियां अब इस बार भारतीय जनता पार्टी नहीं करने जा रही है। कोई बूथ भारतीय जनता पार्टी के पोलिंग एजेंट रहेंगे ही हर बूथ पे। और अमित शाह जिस तरह से डेरा डाले बैठे हुए हैं, रात भर मीटिंग चल रही हैं, रात के 2-2 3-3 बजे तक लगातार पन्ना प्रमुख हों, बूथ एजेंट्स हों, सबसे जिस तरह से बातचीत की जा रही है, तो मुझे लगता है कि वो भी एक होता है ना,
मेरा इतना बड़ा लीडर आके बैठ गया है, बैकिंग दे रहा है, तो उसका भी 100% ये उत्साह बढ़ाता है। मैंने क्या बोला कि ये जो 90%, 70% और 100% की जो आप बात कर रही है ना, ये कार्यकर्ताओं के अंदर से उठा हुआ जो उत्साह है, उसके कारण इन नेताओं के अंदर बढ़ा हुआ। ठीक है सर, क्योंकि सभी लोगों को यही दिलचस्पी है जानने में कि भाई ये 59 जो है वो 100 कैसे आएगा बीजेपी को, क्योंकि अगर सत्ता की चाबी बीजेपी की फर्स्ट फेज में ही है, हम बार बार बता रहे हैं कि सेकंड फेज बीजेपी के लिए समीकरण के लिहाज से, संगठन के लिहाज से मजबूत नहीं है। पिछली बार भी सिर्फ 18 सीटें हासिल की थी, 18 को हम अगर दुगना तिगुना भी कर देंगे तो 54 से ज्यादा वहाँ पे अपर लिमिट है, और 54 भी आ जाए बहुत बड़ी बात होगी। तो जो कुछ करना है 148 के लिए वो यहीं से करना है, जितने ज्यादा नंबर बटोर लोगे उतने चांसेस 148 अचीव करने के लगे रहेंगे। तो एक तो सर ने फैक्टर दिखाया है कि भाई कई जगह जो हैं, जंगल महल का इलाका जो है, मालदा मुर्शिदाबाद में लेफ्ट और कांग्रेस दीदी के जो वोट काटेंगे, मतलब पिछली बार भी आपको बता दूं सिर्फ 10 सीटें ऐसी थी जहां जीत हार का मार्जिन और लेफ्ट और कांग्रेस के वोट वो ज्यादा थे जी। हाँ, और वो चीजें होंगी। दूसरी बात है कि AIM अच्छा लड़ रहे हैं तो ये 15-20 भी हो सकता है। और AIM भी जो है ना, ये भी एक फैक्टर है। हुमायूं कबीर में पहले भी बोलता था कि बहुत बड़ा फैक्टर नहीं थे, ये ओवैसी से गलती हुई या इन लोगों की अपनी रणनीति में गलती हुई। यदि ओवैसी अकेले चुनाव पहले से डिसाइड करके लड़े होते तो उनको 2-3 सीटों का मेरा अनुमान था कि वहां से लेते। चलिए, लेकिन जो हो गया। लेकिन ओवैसी को 0.5% भी वोट मिला, वो बीजेपी से नहीं मिलेगा। ऑफ कोर्स, मतलब बीजेपी वाला वोट कंसोलिडेटेड, हाँ, वो उसका है तो है, उसे बढ़ाना है। तो जो इनका कट गया तो दिक्कत हो जाएगी। ये चाहे टीएमसी काटे, कांग्रेस काटे, चाहे AIM काटे या ओवैसी हुमायूं कबीर काटे, ये यदि चारों काटेंगे तो टीएमसी के ही लिए नुकसान है। तो टीएमसी चारों तरफ से इस बार गिरी पड़ी है, इसलिए उनकी बौखलाहट भी दिख रही है, बेचैनी भी दिख रही है, और वो पूरे चुनाव को सिर्फ SIR मुद्दे पर लड़ना चाह रही हैं और चुनाव आयोग से लड़ना चाह रही हैं। वो जनता के बीच में चुनाव लेकर नहीं जा पाई। ठीक है, तो ये एक बड़ा ड्रॉबैक है, और SIR मुद्दे में बना नहीं है, हमने बिहार में भी देखा है जी। मतलब SIR एक चीज है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लीजिए, स्लाइड दिखा दीजिए, बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, लेकिन नतीजा जो है वो ग्राउंड पे जनता ने उसको मुद्दा माना ही नहीं है। तो ये एक बड़ा ड्रॉबैक हो सकता है ममता दी की रणनीति का। एक और फैक्टर है सर, RSS ने अच्छा काम किया है, शेड्यूल ट्राइब बेल्ट, जहाँ पे पिछली बार 8 सीटें ममता दीदी के खाते में थी, जो मैं फर्स्ट फेज की सीटों की बात कर रही हूँ, 16 में से नहीं 15 में से 16 सीटें हैं, 15 इस फेज में है, 8 दीदी के पास थी, 7 बीजेपी के पास थी। तो इस बार ये भी शिफ्ट हो जाएगा। हाँ, जो आप जंगल महल वाला जो एरिया हम लोग कह रहे हैं ना, वो उसी में आता है, उसी में आएगा। हाँ, ये जो एरिया है झारखंड से सटा हुआ है, उड़ीसा से भी कुछ एरिया आता है जहाँ पे ट्राइबल हैं जिनके ऊपर काम किया। दूसरी बात, मथुआ समाज जो जिसके बारे में करें, जिनको कहा जा रहा है कि नहीं, वो जो सीए का जो वो नहीं दिया, वोटर कार्ड नहीं दिया, नागरिकता नहीं दी, नहीं, वो प्रोसेस होता है, उनको पता है कि हमें इसी के कारण मिलेगा। ओके, तो उनके नाराजगी के बाद भी उनकी पसंद ममता नहीं हो सकती है। ठीक है, वो बहुत होगा, कहेंगे कि मुसलमान कितने भी नाराज हो जाएंगे उन्हीं के पास जाएंगे। तो मथुआ समाज वहां नहीं जाएगा। मथुआ समाज के पता है कि सीए लाने से कितना उनको बेनिफिट है, ठीक है। और बार बार इस मंच से अमित शाह जी ये बात बोल रहे हैं कि मैं आने के साथ ही करूंगा। दूसरी बात है कि जिस तरीके से वहाँ एम्प्लॉइयों का एक बड़ा वर्ग है, सरकारी नौकरी बंगालियों को सबसे पसंदीदा कोई जॉब होता था, सरकारी नौकरी होता था, चाहे रेलवे में होते थे, चाहे स्टेट गवर्नमेंट होते। स्टेट गवर्नमेंट ने 7th पे कमीशन नहीं दिया, यहाँ 9th की बात हो रही है, सेंट्रल में 9th की बात हो रही है, और उन्होंने ये कहा गया कि 45 डे के अंदर देंगे। ठीक है, तो आप सोचिए कि जो रिटायर भी कर गए हैं उनको भी लगेगा कि 7th पे कमीशन पिछले 2 साल से लग गया, तो एक आदमी को जो लोग कह रहे हैं ना कि भैया हमने तो 1,500 रुपये महिलाओं को दे रहे कर रहे हैं, 7th पे कमीशन में जैसे लागू होगा तो एक एम्प्लॉय को मिनिमम भी 1.5 लाख रुपया मिल जाएगा। तो यानी कि इस बार बीजेपी ने समझदारी करी, उसने जो कोर टॉपिक्स हैं जो आम आदमी से जुड़े हुए हैं, एंटी इनकम्बेंसी है, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, लाभ हैं, दूसरे राज्यों से कंपैरिजन करके आपको कितनी सुविधाएं मिली हैं, कितनी नौकरी, सड़क, तमाम चीज़ें जो हैं जो आम आदमी से जुड़ी हुई होती हैं डे टू डे लाइफ की, उसको इस बार पिक किया। उन्होंने कहा हिंदुत्व भी छोड़ दो, वो पीछे लास्ट फेज में लाएंगे, चला तो चला, नहीं चला तो नहीं चला, हिंदू तो अपने हैं ही। तो उसको छोड़ के उन्होंने उस कॉर्ड को टच किया है, तो वो कॉर्ड टच हो गई, और दीदी कहीं ना कहीं चुनाव आयोग से लड़ाई करने में, केंद्र से लड़ाई करने में, और साथ ही साथ अगर हम बात करें जिस तरह से उन्होंने SIR के मुद्दे को बनाने में, वो इसी में उलझ कर रह गई। वो जनता तक ये भी नहीं पता भाई मैंने ये काम तुम्हारे लिए किए हैं। तो वो कहीं ना कहीं एक मिसमैच ऑफ इलेक्शन कैंपेनिंग भी हो गया है। प्लस महिला वोटर्स पर भी बैंक किया जा सकता है, शेड्यूल ट्राइब वोटर्स पर भी बैंक किया जा सकता है, लेफ्ट और जो कांग्रेस मिल के वोट काटेंगे वो भी एक फैक्टर है। तो और संगठन मजबूत और फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है वो
करेगा। तो ये सारे फैक्टर्स मिलके सर तो पहुंचा रहे हैं। सर अब आपका परसेंटेज कितना है, अब आप बता दीजिए। नहीं देखिए परसेंटेज बस तो लास्ट अभी क्लोजिंग हाँ के नहीं, परसेंटेज मेरा अभी वो नहीं कहना है। मेरा मानना ये है कि बीजेपी इस बार अच्छे पोजीशन में हो। मतलब ये जो हाँ बीजेपी खुद के लिए टारगेट लेके चल रही हाँ, है सत्ता उसको, बनाने के, हाँ। 100 तो चाहिए चाहिए। 100 चाहिए। मैंने कहा ना Achievable कि है? हो सकता है, आराम से हो सकता है, कोई ऐसा नहीं है। मैंने कहा ना कि इतने सारे चीजों पे आप काम कर आप सोचे कि मैं 80% लेकर आऊं, आप तो 100 के लिए लड़ी है ना। चलिए तो देखते हैं 152 में से कितने प्रतिशत नंबर आते हैं। लेकिन बीजेपी को भाई 80-90 का दावा नेता कर रहे हैं, लेकिन 66% यानी 100 का स्ट्राइक रेट लगाना तो मिनिमम बहुत जरूरी है। अगर मैजिक फिगर 148 को यहाँ पर बीजेपी को टच करना है तो यह जो 23 अप्रैल का दिन है बीजेपी के लिए करो या मरो की स्थिति है, और यही फेज उसे जीत की राह दिलाएगा, सत्ता की चाबी दिलाएगा। तो दिलचस्प होगा देखना कि किस तरह से वोटर टर्नआउट होता है, किस तरह से पोलिंग बूथ तक लोग आते हैं, बीजेपी अपने वोटर्स को कितने शांतिपूर्ण तरीके से सुरक्षित माहौल में लेकर आ पाती है। जो हम सुनते आए हैं सोर्स, जैमिंग, छापा, ये सब कितना कर्व हो पाता है, इन्हीं सब पे बहुत कुछ निर्भर करने वाला है। मनोज जी आप इस चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और फिलहाल दीजिए इजाजत।